अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पतन। आजकल ऐसी बातें बहुत सुनने में आ रही है ना। हाँ बिल्कुल। और ये अब सिर्फ कोई क्लिकबेट हेडलाइन नहीं है। अमेरिका की जो सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, बैंक हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, जी। मतलब वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े नाम और जो स्वतंत्र विश्लेषक हैं, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था शायद किसी बड़ी तबाही के कगार पे है। हेडलाइंस तो भरी पड़ी हैं आजकल। सही बात है, चिंता का माहौल तो है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अभी की स्थिति असल में है क्या। खासकर ये जो मंदी और आसमान छूते कर्ज का एक घालमेल सा बन रहा है, उस पे ध्यान देंगे। हाँ, ये कॉम्बिनेशन खतरनाक है। हम ये देखेंगे कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हैं, आर्थिक विश्लेषण है, हमारे सामने जो स्रोत हैं, वो क्या तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और ये चिंता, जैसा आपने कहा, वाकई गंभीर है। जैसे मूडीज एनालिटिक्स को ही ले लीजिए। हाँ, मूडीज जी, ये वही संस्था है जो दुनिया भर की सरकारों, कंपनियों को उनकी उधार लेने की क्षमता पर रेटिंग देती है। हाँ, इनकी रेटिंग का बहुत असर होता है। बिल्कुल। तो उनके जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने हाल ही में एक चेतावनी दी है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि इसी साल के अंत तक, मतलब अगले 2-3 महीनों में ही अमेरिका एक गंभीर मंदी की चपेट में आ सकता है। 2-3 महीने में? इतनी जल्दी? हाँ, और ये कोई हल्की फुल्की मंदी नहीं होगी। उनका अंदाजा है कि ये 2008 का जो वित्तीय संकट था, ओह हाँ, वो तो भयानक था। ये उसके जैसी या शायद उससे भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। बाप रे, तो ये तो बहुत बड़ी चेतावनी है। तो फिर आज हमारा मकसद साफ है। हमें ये समझना है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे। जी, यही सवाल है। इसमें ये जो बढ़ता हुआ कर्ज है और जो हाल में टैरिफ लगाए गए, उनकी क्या भूमिका है? हाँ, इन दोनों का रोल अहम लगता है। और सबसे जरूरी, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? सिर्फ अमेरिका के लिए या पूरी दुनिया पर भी इसका असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत समझने की। शुरुआत करते हैं कर्ज से। ये शायद इस संकट की जड़ है। बिल्कुल, कर्ज एक बड़ी समस्या है। और ये कोई अचानक से तो नहीं हुआ है ना? नहीं नहीं, रातों रात नहीं। अमेरिका पर पहले से ही एक पहाड़ जैसा कर्ज था। कितना बताया आपने? करीब $36 ट्रिलियन। जी हाँ, लगभग $36 ट्रिलियन। इसे थोड़ा अंदाजे में रखें तो ये अमेरिका की जो कुल सालाना जीडीपी है, उसका करीब 120% है। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा स्तर है जो आमतौर पर बड़े युद्धों के समय ही देखा जाता है। तो मतलब ट्रंप प्रशासन के आने से पहले ही अर्थव्यवस्था थोड़ी डामाडोल थी, कह सकते हैं, नाजुक स्थिति थी। और ये भारी कर्ज पहले से ही चिंता की बड़ी वजह था, खासकर जब ब्याज दरें बढ़ रही हों। हाँ, वो 36 ट्रिलियन का आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा था। कई अर्थशास्त्री पहले ही से लेकर मतलब आगाह कर रहे थे। ये देश की जो वित्तीय लचीलापन होता है ना, हाँ, मतलब भविष्य में किसी संकट से निपटने की क्षमता, हाँ, उसको कम कर रहा था। अच्छा। लेकिन यहाँ जो बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये है कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद इस कर्ज के बढ़ने की रफ्तार लगभग दोगुनी हो गई। दोगुनी? आप थोड़ा और समझाएंगे इसे? मतलब पिछले प्रशासन के मुकाबले कितनी तेजी से बढ़ा? हाँ, अगर आंकड़ों को देखें तो ये साफ दिखता है। जैसे बाइडेन प्रशासन के समय में जो राष्ट्रीय कर्ज था, वो औसतन करीब $1 ट्रिलियन हर साल बढ़ रहा था। ठीक है, 1 ट्रिलियन सालाना। हाँ, लेकिन ट्रंप प्रशासन के शुरुआती 6 महीनों में ही कर्ज में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। सिर्फ 6 महीने में? जी, मतलब सालाना दर लगभग दोगुनी या उससे भी ज्यादा हो गई। अरे, ये बहुत तेज रफ्तार है, खासकर ऐसे समय में जब देश किसी युद्ध में नहीं है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि वादा तो कर्ज कम करने का था। और यहीं पर शायद दूसरा बड़ा फैक्टर आता है, टैरिफ। हाँ, टैरिफ। ऐसा लग रहा है कि ये टैरिफ पहले से जो कर्ज की आग सुलग रही थी, उसमें जैसे पेट्रोल का ड्रम डाल दिया होता। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है, आग में घी डालने जैसा। और एक धारणा ये भी फैलाई गई थी कि इन टैरिफ का पैसा तो चीन देगा या भारत देगा या यूरोप देगा। हाँ, ये बात कही गई थी कि अमेरिका को इससे फायदा होगा। लेकिन जो स्रोत हम देख रहे हैं वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। हाँ, वो धारणा पूरी तरह से गलत थी और ज्यादातर अर्थशास्त्री शुरू से ही ये कह रहे थे। अच्छा? असलियत यह है कि जो आयात पर टैरिफ लगता है, उसका सीधा और लगभग पूरा बोझ आखिर में अमेरिकी उपभोक्ताओं पर। हाँ, उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर ही पड़ता है। ओके, इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए भारत में कोई स्टील का पुर्जा बनता है। ठीक है। अमेरिका में आयात होता है, लागत है $10। अगर उस पर 25% टैरिफ लग गया, तो जो अमेरिकी व्यवसायी उसे मंगा रहा है, उसे अब $12.5 देने होंगे। अच्छा, $2.5 ज्यादा? जी, ये अतिरिक्त $2.5 अमेरिकी आयातक दे रहा है, ना कि भारत सरकार या भारत का निर्माता। अब वो अमेरिकी व्यवसायी या तो ये बढ़ी हुई लागत खुद सहेगा,
जिससे उसका मुनाफा कम होगा, हाँ, या फिर वो इसे आगे बढ़ा देगा, मतलब अपने फाइनल प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देगा। और वो कीमत कौन देगा? अमेरिकी ग्राहक। बिल्कुल, अमेरिकी उपभोक्ता। और क्योंकि ये टैरिफ सिर्फ 1-2 देशों पर नहीं लगे, नहीं, बल्कि लगभग हर उस देश पर लगे जो अमेरिका को सामान बेचता है। बड़े देश जैसे चीन, भारत, यूरोप हाँ, और छोटे भी। और छोटे निर्यातक जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सब जी। पर। जी हाँ, लगभग सब पर। भले ही दरें अलग अलग हों, कहीं 30%, कहीं 25%, कहीं 50%। तो फिर अमेरिकी कंपनियों और भोक्ताओं के पास कोई सस्ता ऑप्शन भी नहीं बचा होगा। सही कहा, बिल्कुल यही हुआ। अगर सिर्फ चीन के माल पर टैरिफ होता तो शायद अमेरिकी कंपनियां वियतनाम या मेक्सिको चली जाती सामान लेने। हाँ, कहीं और से ले लेते। लेकिन जब टैरिफ लगभग हर जगह से आने वाले माल पर है, तो विकल्प खत्म हो जाते हैं। अगर भारत का स्टील महंगा है टैरिफ की वजह से, तो चीन का भी महंगा है, यूरोप का भी महंगा है। अच्छा। तो अमेरिकी निर्माता को या तो महंगा आयातित कच्चा माल इस्तेमाल करना पड़ता है, हाँ, या अगर वो सोचे कि चलो अमेरिकी उत्पाद इस्तेमाल करें, तो घरेलू उत्पादक भी क्या करते हैं, वो भी बढ़ी हुई मांग और कम प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा देते हैं। अरे वाह, मतलब हर तरफ से मार। हाँ,